हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी हैव स्टार्टेड विद द महा रिवीजन ऑफ नीट और आज हम लोग बात करेंगे वेव्स के बारे में। ये वेव्स जो चैप्टर है वो भी कुछ ऑसिलेशन से रिलेटेड ही है, तो अगर आपको ऑसिलेशन थोड़ा बहुत पता है तो वेव्स करना बहुत इजी होता है। तो स्टार्ट करते हैं वेव्स के लिए। सबसे पहले आता है टॉपिक साउंड वेव्स में। तो साउंड वेव्स के बारे में समझ लेते हैं। ये एक मैकेनिकल वेव है और इसका वेलोसिटी सबसे पहले दिया है इसने p/ρ, ये दिया न्यूटन ने। बाद में पता चला ये रॉन्ग है तो हमने वेलोसिटी चेंज किया, इट इज़ √of गामा p/ρ और ये मेरा फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड का। दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ साउंड और ये दिया है हम लोग को लैप्लास ने और इसको बोलते हैं लैप्लास करेक्शन। इसने करेक्शन किया था। अब क्या होता है, गामा क्या है? गामा इज कॉल्ड एडियाबैटिक कांस्टेंट, p इज अ प्रेशर, ये डेंसिटी। अब रो को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड बिकम √of गामा p, वॉल्यूम ऊपर मास नीचे, तो ये हो जाएगा √of गामा RT अपॉन m और ये फॉर्मूला हमारे काम का है। तो जब भी वेलोसिटी ऑफ साउंड का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहली बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर चेंज होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होने वाला है। सेकंड, टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा। दैट मीन्स V2/V1 इज इक्वल टू √of T2/T1, where T1 and T2 are the temperature in Kelvin। अगर ये नहीं किया चेंज तो रॉन्ग होगा। इसी में थोड़ा सा एक, जब आज तक पूछा नहीं लेकिन बता रहा हूँ, अगर 1 डिग्री राइज होता है टेम्परेचर तो वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होता है। तो ये इन जनरल एक फॉर्मूला बनाया। दिस इज T टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस, दिस इज T इन डिग्री सेल्सियस और ये जो वैल्यू है वो 332 है, जो वैल्यू होता है NTP। तो वैल्यू एट NTP दैट इज 0 केल्विन या 0 टेम्परेचर पे 332। तो टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हुआ तो 0.61 टाइम्स इसमें ऐड करना पड़ेगा। आज तक पूछा नहीं है लेकिन बता दिया। थर्ड है वेलोसिटी ह्यूमिडिटी के साथ क्या रिलेशन है? तो डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। 2 टाइप के एयर है, एक तो ड्राई एयर है और एक मॉइस्ट एयर है। ड्राई एयर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसके लिए ड्राई एयर का वेलोसिटी मॉइस्ट एयर से कम होता है। तो ये 3 बातें जो मैंने बताई है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, वो याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है अपना। ओके, नेक्स्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो देयर आर 3 कैरेक्टर्स। फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड I, और दिस इंटेंसिटी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, उतना ज़्यादा लाउडनेस होता है। मतलब बेसिकली कोई कितना लाउडली बात कर रहा है वो इंटेंसिटी डिसाइड करेगा। सेकंड, पिच। पिच मतलब फ्रीक्वेंसी। किसी पर्सन का आवाज़ सुन के वो मेल है, फीमेल है, मच्छर है, लायन है, चाइल्ड है, एडल्ट है, ये पता करने का तरीका पिच है। अगर पिच हाई है तो वो जनरली फीमेल्स के पिच हाई होते हैं, मच्छर का पिच हाई होता है, छोटे बच्चे के रोने का जो आवाज़ होता है उसका पिच हाई होता है। तो जो आवाज़ कानों में लगता है उसको पिच बोलते हैं।
तो पिच भी इंटेंसिटी का ही पार्ट है और वो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करके ये याद रखना है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ये हम लोग बाद में यूज करेंगे। इसके बाद होता है क्वालिटी ऑफ साउंड और टिम्बर। Quality is basically number of harmonics present, because you already studied this chapter once, तो at least नाम सुना होगा कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं। जितने ज़्यादा हार्मोनिक्स उतना उसका क्वालिटी हाई। ठीक है, अब क्वालिटी वाला क्वेश्चन जब होता है तो ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके क्वालिटी पे से डिसाइड करेंगे, ना कि पिच और इंटेंसिटी पे से। याद रखना, हर इंस्ट्रूमेंट का एक अलग क्वालिटी होगा, तो क्वालिटी डिसाइड करेगा कौन से इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा आवाज आ रहा है। तो दिस वाज अबाउट साउंड वेव। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। चल, अब हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव पे। अच्छा, प्रोग्रेसिव वेव दोनों टाइप के हो सकते हैं। इट कैन बी लॉन्जिट्यूडनल वेव, इट कैन बी मैकेनिकल वेव। जो वेव आगे जाएगा उसको हमने नाम दे दिया प्रोग्रेसिव वेव, जो भी वेव जाएगा। अब प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन जो आप लोग याद रखोगे, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस और माइनस kx। अब एक बात बोलता हूं, ये इसमें दो हस्बैंड वाइफ मतलब दो कपल है, कपल जो हमेशा साथ में ही दिखेंगे, तो आपका फोकस जो होना चाहिए ना वो t के बाजू वाला टर्म और x के बाजू वाला टर्म, इन दोनों को पकड़ के रखना है तुम लोग। अच्छा सर, सारे टर्म है क्या? एक एक करके। y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नॉट वेव। a इज अ एम्पलीट्यूड, ये पता है अपने को, ओमेगा पता है, k लिखता हूं, k इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्बडा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू है 2 पाई एफ और 2 पाई बाय टी। लेकिन मैंने तुमको बोला इन दोनों को पकड़ के रखना है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी इक्वल टू ओमेगा बाय के। अच्छा सर, आपने स्पेसिफिकली वेलोसिटी ऑफ वेव क्यों लिखा? क्योंकि ये चैप्टर में हम कंफ्यूज रहते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज बेसिकली ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे सर, ये तो देखा हुआ फॉर्मूला लग रहा है। यस, ऑसिलेशन में किया है हमने, बिकॉज ऑल द पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इन वाई डायरेक्शन, इसके लिए वाई लिख दिया है। या तो इसका डेरिवेटिव ले लो dy बाई dt, तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ वेव इज ओमेगा बाई के विच इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ऑफ द वेव, ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, टी के बाजू में ओमेगा, एक्स के बाजू में के। सर प्लस माइनस क्या? यस, माइनस साइन रिप्रेजेंट इट इज प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। उल्टा उल्टा, ये सब उल्टा उल्टा है। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं ताकि हमारा डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर मैंने इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू 5 साइन 3x माइनस 4t, सर ये तो उल्टा हो गया, x पहले t, ये सब डालना ही नहीं दिमाग में। सिंपल आइडिया है, बीच में क्या है? माइनस, खत्म हो गया। माइनस मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये जा रहा है। दूसरा, x के बाजू में से मुझे k मिलेगा, तो k का वैल्यू है 3
और t के बाजू में से ओमेगा मिलेगा दैट इज 4 और मैं ओमेगा बाई k करके वेलोसिटी ऑफ वेव ढूंढ लूंगा विच इज 4/3 इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। यहाँ पे x लिखा है तो x डायरेक्शन में। ये ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में तुम क्या हो जाते, रॉन्ग करके आते हो। इसका एम्पलीट्यूड 5। हम क्या करने हैं, सर ने ऐसा बोला है ऐसा लाने का। अरे क्या लाने का, अपना काम क्या है वो देखो, काम फटाफट कैसे करने का वो समझो। इक्वेशन दिया होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा होगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें और एक दो बातें पूछते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ द वेव के बारे में। अब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होने वाला है मैक्स, वो हमेशा होगा ए ओमेगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा। अब बार बार क्वेश्चन ये वेव वेलोसिटी पार्टिकल मैक्सिमम ये इन दोनों के बीच में रिलेशन के लिए बात करते हैं। तो एक काम करता हूँ, v डिवाइड बाई वी पी मैक्स अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा ओमेगा बाई के और ये बनेगा ए ओमेगा। ओमेगा गॉट कैंसल्ड और ये बनता क्या है, तो वी पी मैक्स ये दूसरे साइड चला गया, इधर से इधर आया तो बनता है AK47। क्या AK47? पार्टिकल वेलोसिटी इज AK टाइम्स वी। अब v क्या है, v वेव वेलोसिटी, ये पार्टिकल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा भाई वेव वेलोसिटी इज 1/4 टाइम्स ऑफ पार्टिकल, तो ये डायरेक्ट लगा के आंसर निकाल लेंगे हम लोग। या तो नहीं याद रखना है, डिवाइड करके आंसर निकालो, लेकिन निकालो कैसे भी करके निकालना है। तो दिस इज अबाउट प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव में हम लोग को एक क्वेश्चन आता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ SHM। तो मैंने ऑसिलेशन में वो पार्ट नहीं लिया था तो अब लूंगा मैं, कि दो या उससे ज़्यादा वेव सुपर इम्पोज्ड होंगे तो एक नया वेव क्रिएट होगा और वो नए वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, नए वेव का एम्पलीट्यूड R इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। दोनों में कुछ फेज डिफरेंस दिया होगा, वो होगा कॉस डेल्टा। फेज डिफरेंस अगर नहीं पता किसी को तो मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड किए, प्लीज गो थ्रू माय शॉर्ट्स एंड रिफर फेज डिफरेंस। ओके, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बनता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनता है। तो जब दो या उससे ज्यादा वेव सुपर इम्पोज्ड होंगे तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव में एक लाउड साउंड सुनाई देगा, तो जब लाउड साउंड सुनाई देगा कंस्ट्रक्टिव है तो मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो R मैक्सिमम which is equal to A1 plus A2 and resultant intensity भी maximum होगा, that is root I1 plus root I2 the whole square। और destructive interference के लिए, अच्छा कंस्ट्रक्टिव के लिए path difference जो होने वाला है that should be equal to n lambda path difference, where n stand for 0, 1, 2, 3 and so on। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होता है, दैट इज A1 माइनस A2 एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मिनिमम होगा रूट I1 माइनस रूट I2 द होल स्क्वायर। नाउ इन दोनों में से एक फॉर्मूला बनाते हैं जो बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे बना लेता हूँ, I max by I minimum। दिस इज इक्वल टू, अगर मैं रूट ऑफ I1 के टर्म में लिखता हूं तो रूट I1 अपॉन रूट I2 रूट I1 माइनस रूट I2 द होल स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड के टर्म में A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर होगा। अब ये फॉर्मूला बार बार यूज होने वाला है। मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया होता है, I1 I2 का रेशियो ढूंढना होता है, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन होता है। या तो I1 I2 का रेशियो दिया रहता है, मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशियो ढूंढना होता है।
तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको PYQ में मिलेंगे, तो प्लीज रिफर दिस क्वेश्चन, और सॉल्व नहीं होता तो मुझे बताना। ओके, ये प्रोग्रेसिव वेव में 2 है। एक और होता है बीट्स, जो पूरे चैप्टर में चलते रहेगा, बीट्स 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 बीट्स, हर बार बीट्स, हर क्वेश्चन में बीट्स। तो बीट्स जब भी आता है तो कैसे डील करना है उसके बारे में समझते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे बीट्स के लिए। सिर्फ इतना ही याद रखना है, बीट्स मतलब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। ये अगर आपने ये याद रख लिया, काम हो गया अपना। जैसे ही वर्ड आया इतने बीट्स प्रोड्यूस्ड हुआ, मतलब 2 फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है n। अब इसमें जो टाइप के क्वेश्चन हम लोग को पूछते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, A and B they produces let's say 10 beats per second, 10 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। A का फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ है लेट्स से 200 हर्ट्ज, और B का ढूंढना है। लेकिन एक और कंडीशन देते हैं कि ये जो है अननोन, इसको 2 केस में डिवाइड करता हूँ, फाइल्ड किया और लोड किया। दोनों में अगर फाइल्ड किया है तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, और लोड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होता है। ये लॉजिक याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अगर फाइल्ड करने के बाद अगर बीट्स पर सेकेंड समझो हो गए 12, तो कैलकुलेशन क्या करना है। अब मेरा कैलकुलेशन समझो मैं कैसे करूँगा। पहला स्टेटमेंट दिया होगा A B के बीच में 10 बिट्स दिया है, तो मैं लिखूँगा FA माइनस FB इज 10 और FB माइनस FA इज 10, दोनों कंडीशन लिखूँगा मैं। ये पहली बार है, इसके लिए मैं इतना सब लिख रहा हूँ। अच्छा, जिसमें से FA का वैल्यू 200 है हमारे पास, बाद में सोचते हैं, इतना लिख दिया। अब B को फाइल्ड किया। अच्छा, B को फाइल्ड करने पे इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, B को फाइल्ड करने पे इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अगर पीछे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो माइनस करके ये 10 का ये डिक्रीज होना चाहिए, और यहाँ पे ये इंक्रीज होना चाहिए। बस इधर से कंक्लूजन आ गया कौन सा राइट है। तो क्योंकि इसने बोला कि 10 बीट में से 12 बीट हो गए, मतलब ये वाला केस राइट हो गया, आ गया आंसर। अब FB ढूंढना है, FA दिया है, तो FB माइनस 200 इक्वल टू 10, तो FB इज इक्वल टू 210 हर्ट्ज। सिर्फ एक लाइन 2 बार ये लिखने का और कंक्लूजन निकाल ले। अच्छा, इसमें अगर लोड किया है और बोला बीट्स पर सेकेंड हो गए वापस 12, लोड करने पे B का वैल्यू कम होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे वापस करता हूँ, B का वैल्यू अगर कम होने वाला है तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा, ये वैल्यू डिक्रीज होगा। अब मेरे बीट्स कितने हो गए, 10 से 12 हो गए, मतलब ये वाला केस राइट है। तो मेरा FB का वैल्यू होगा FA माइनस 10 विच इज 190। काम हो गया। तो ऐसा करने पे, ये जो मैंने सिखाया, ऐसा करने पे काम फास्ट होगा। बीट्स के कोई भी क्वेश्चन आने दो, इससे आंसर जरूर आने वाला है अपना। अच्छा, फिर ऐसा एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क अरेंज होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क प्लस और माइनस नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क जितने भी हो गए उसमें से एक माइनस कर लो, और जितने बीट्स प्रोड्यूस्ड हो रहे वो, ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें प्लस और माइनस कभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो प्लस, डिक्रीजिंग होगा तो माइनस। L इज अ नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क जितने अरेंज हो गए, X इज अ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड विद द सक्सेसिव ट्यूनिंग फॉर्क के बीच में कितने बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज द लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। इसमें ऑक्टेव वर्ड जब भी होगा तो ऑक्टेव का मतलब होगा ट्वाइस, नॉट 8 टाइम्स। ये चैप्टर में तो ऑक्टेव का मतलब होता है ट्वाइस। तो दिस इज अबाउट बीट्स।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस जो बहुत पॉपुलर है, और एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, तो वो एक बार करते हैं। चलो, स्टेशनरी वेव्स पहले मैं यहाँ पे कुछ बेसिक टाइप बताऊंगा और फिर यहाँ पे जो 3 टाइप है उसको कवर करूंगा। चलो, स्टेशनरी वेव्स के लिए बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव विच इज 2a sin ओमेगा टी cos kx, और साइन और कॉस को इंटरचेंज कर दोगे तो भी चलेगा, दोनों कॉस कॉस होगा तो भी चलेगा, दोनों साइन साइन होगा तो भी चलेगा। तो मेरा काम क्या है, टी के बाजू से ओमेगा, के एक्स के बाजू में से के, ये वापस वही लेना है अपने को। इसमें एक बात होती है, जो x वाला टर्म होता है ना, वो हमेशा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के पास जाता है, और t वाला टर्म साइड में, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ये क्या क्रिएट होता है, इसमें नोड और एंटी नोड क्रिएट होता है। एटलीस्ट ये तो सुना होगा आप लोगों ने, नोड एंटी नोड क्या होता है। तो नोड एंटी नोड पे ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नोड पे 0 हो जाता है, एंटी नोड पे मैक्सिमम हो जाता है। तो 2a cos kx, अगर मैं बोलता हूँ एंटी नोड है तो प्लस माइनस 2a होगा, और 2a cos kx का वैल्यू 0 होगा अगर नोड होगा तो, नोड, और ये एंटी नोड। अब मुझे इसमें से क्या बात समझानी है वो तो पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। 2a कैंसिल हो जाएगा, kx का वैल्यू 1, cos का वैल्यू 1 कभी होता है तो जब kx का वैल्यू मिनिमम 0 होता है, मतलब x का वैल्यू 0, दैट मीन्स नोड एट x इक्वल टू 0। तो जनरली हम जो इक्वेशन याद रखते हैं उसमें हमेशा नोड एट x इक्वल टू 0 होता है, लेकिन अब क्वेश्चन में चेंज है। क्वेश्चन में बोला मुझे एंटी नोड चाहिए, एंटी नोड चाहिए एट x इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पे कॉस के जगह पे साइन होना चाहिए, और कॉस के जगह पे साइन लाने का तरीका क्या है, तो मैं पहले ये तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे कॉस कब आएगा, तो एक इक्वेशन अगर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स है, तो दूसरा इक्वेशन इसका a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होना चाहिए। दोनों साइन साइन, दोनों में सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस होगा, अगर इधर कॉस तो इधर भी कॉस, तो आपका हमेशा नोड एट x इक्वल टू 0 होगा। वापस बोलता हूँ, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक सेम होने चाहिए, सिर्फ यहाँ पे फर्क होना चाहिए, तो नोड एट x इक्वल टू 0 आएगा। अगर नोड एट x इक्वल टू 0, सॉरी एंटी नोड x इक्वल टू 0 पे नोड आया है, मुझे x इक्वल टू 0 पे अगर एंटी नोड लाना है, एंटी नोड लाना है, तो मुझे यहाँ पे कॉस के जगह पे साइन लाना पड़ेगा। और वो साइन लाने का तरीका क्या है, तो अगर इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आपको यहाँ पे तो चेंज करना ही पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, साइन का साइन a, लेकिन माइनस a साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे वो साइन आ जाएगा, वो कैलकुलेशन में आ ही जाएगा। तो एक इक्वेशन दिया होगा, दूसरा होगा माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर यहाँ पे कॉस होता तो यहाँ पे कॉस, आगे माइनस, तो यहाँ पे इसमें x इक्वल टू 0 पे हमेशा नोड होगा, x इक्वल टू 0 पे हमेशा एंटी नोड क्रिएट होगा। ये बातें याद रखनी है। बाकी वेलोसिटी ये वो सब तुम लोगों को पता है क्या है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड और एंटी नोड इज ऑलवेज लैम्बडा बाई 2, एंड नोड एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो लैम्बडा बाई 4 होगा। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। एक तो आपको वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग समझना है, फिर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड
एंड ओपन एट बोथ द एंड। इनके बारे में समझ लो क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका याद रखना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका है 1/2L रूट ऑफ T बाय म्यू। T इज अ टेंशन and mu is a linear density of the wire, linear density of the wire। closed pipe का वैल्यू होता है V/4L where L is pipe का लेंथ प्लस एंड करेक्शन। ओपन पाइप में होता है V/2L जिसमें L होता है L प्लस पाइप का लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड करेक्शन। इन दोनों केस में जो v है दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब इसमें nth ओवरटोन या फिर इधर लिखता हूं हार्मोनिक्स, तो इसमें ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट, इसमें भी ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट, लेकिन इसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। और इसके लिए nth ओवरटोन का फॉर्मूला, nth ओवरटोन का फॉर्मूला बनता है n+1 टाइम्स ऑफ f, और यहाँ पे भी n+1 टाइम्स ऑफ f मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे बनता है 2n+1 टाइम्स ऑफ f, ये nth ओवरटोन। सेकेंड, इसमें नंबर ऑफ लूप्स, तो जितने हार्मोनिक्स होंगे उतने ही लूप होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्मोनिक का नंबर जितना होगा उतना ही लूप होगा। इतने यहाँ पे भी नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जो होगा उतने ही लूप होंगे। यहाँ पे ओवरटोन, क्योंकि हार्मोनिक सारे प्रेजेंट नहीं है इसके लिए हम लोग ओवरटोन से कैलकुलेट करते, जितने ओवरटोन होंगे उसमें आधा ऐड करना पड़ता है तो लूप्स बनते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द पाइप। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा हार्मोनिक के नंबर से ही डील करना होता है, हार्मोनिक का नंबर इंटू λ/2। यहाँ पे भी हार्मोनिक का नंबर λ/2। यहाँ पे ओवरटोन का नंबर लेते हैं, तो ओवरटोन का नंबर कितना होता है, तो 2 टाइम्स हार्मोनिक्स प्लस 1 इंटू λ/4, ये इसका लेंथ होता है। तो ये नोड एंटी नोड आप लोग काउंट कर लेना कैसे होता है। तो ये जो टेबल मैंने बना के दिया ना, इससे काफ़ी सारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे आप लोग के लिए। लेंथ बना के दिया, लूप, nth ओवरटोन, हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक इम्पॉर्टेंट बात बोलता हूँ, अगर सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज दिए हैं तो स्ट्रिंग में फंडामेंटल ढूंढने का तरीका है डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव, डिफरेंस इन सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे भी सेम डिफरेंस इन सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी, तो ये मुझे फंडामेंटल देगा। लेकिन क्लोज्ड पाइप में डिफरेंस इन सक्सेसिव तो लेना है, डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ता है, ये क्लोज्ड पाइप में होता है। तो ये पाइप के लिए, क्लोज पाइप के लिए, स्ट्रिंग के लिए। नाउ एक आता है एग्जाम में हमेशा रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिटेल्ड इज गिवन इन द शॉर्ट्स। जो मेरे शॉर्ट्स है उसको देख लो, वहाँ पे रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट मैंने बना के दिया है। इसमें आपको वैल्यूज जो याद रखनी है वो है एंड करेक्शन का वैल्यू क्या होता है, वेवलेंथ कितना होता है, तो वेवलेंथ होता है 2 टाइम्स L2 माइनस L1। ये मैं एंड करेक्शन बाद में लिखता हूँ। 2 टाइम्स L2 माइनस L1 को समझ लेते हैं, L2 सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ, L1 फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। इनसे मैं वेलोसिटी ढूंढ सकता हूँ क्योंकि वेलोसिटी इज f लैम्बडा, सो 2 इंटू f इंटू L2 माइनस L1, ये आंसर होगा वेलोसिटी। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट और बात याद रखनी, एंड करेक्शन निकालता हूं। पहला रेजोनेंस जब होगा तो लेंथ होगा L1 प्लस E इज इक्वल टू λ/4, और जब दूसरा रेजोनेंस होगा तो आंसर होगा 3 λ/4। अब इसमें से E निकालने का प्रोसेस, तो डिवाइड कर दो। अगर इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, E का एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये E का वैल्यू बनेगा। इतना थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लो।
तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 3 फॉर्मूला काम आने वाले, लैम्बडा, वी और ई। पहला रेजोनेंस लैम्बडा बाई 4 पे, दूसरा 3 लैम्बडा बाई 4 पे। कभी कभी पूछते हैं नंबर ऑफ रेजोनेंस कितने होने वाले हैं, तो पहला काम होगा लैम्बडा ढूंढने का, उसको डिवाइड बाय 4 करो, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से, फिर 7 से, कब तक करने का, जब तक लेंथ ऑफ द पाइप नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ द पाइप 1 मीटर दिया है, तो मेरा लैम्बडा बाई 4 समझो 25 सेंटीमीटर से चालू हुआ, तो 25 के बाद 75 सेंटीमीटर हो जाए। 25 3 जा 25, 5 जा 125 हो गया, मतलब लेंथ ऑफ द पाइप से बढ़ गया, विच इज 1.25 हो गया। तो लेंथ ऑफ द पाइप से बढ़ गया तो 2 रेजोनेंस ही होने वाले 1 मीटर के पाइप में, जिसमें अगर लैम्बडा बाई 425 हुआ तो ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। ये पूरा वेव्स मैंने शॉर्ट में और जितना ज़रूरत है वो बता दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग कल मिलेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।